नमस्ते, श्री राम अकेडमी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस 10वीं क्लास की चैप्टर सामाजिक का चल रहा है, प्रथम स्वर्णिम भारत, और उसमें हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। तो एक बार चंद्रगुप्त का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त कहाँ से आया था और इनके क्या क्या। चंद्रगुप्त के बारे में आपको पूरी डिटेल में दे दी है, पर थोड़ा परिवार है इनका लंबा चौड़ा, तो इस परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद कल अपन ने जहाँ से छोड़ा था दम और दम के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार नजर डाल लेते हैं मगध पर सारे शासक थे भारत। तो मगध में पहला चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां शासन किया। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार की पत्नी का नाम था सुभद्रागी, रानी धर्मा भी कहा गया है इसको, और इन दोनों के पुत्र का नाम था देवान प्रिय अशोक मौर्य। देवान प्रिय इसलिए कहा गया है, इसको कहीं अभिलेख में इसका वर्णन है कि इसको देवताओं का प्रिय माना जाता था, इसलिए इसको देवान प्रिय नाम से भी जाना जाता था। और मैंने पहले भी बताया कि महान भी लगा हुआ है अशोक के सामने, अशोक, सिकंदर और एक और अकबर, इन तीन राजाओं के साथ ही महान लगा था, बहुत महान राजा हुए थे ये। उसके बाद अशोक की जो पत्नियां थी, विदिशा नरेश की पुत्री विदिशा की रानी देवी, वेदिश महादेवी का नाम भी था इसका, और साक्या कुमारी भी कहा जाता है। उसके बाद एक कारुआ की देवी तिवल माता भी कहा जाता है, पद्मावत, और एक दो और रानियां भी थी, इसका उल्लेख और भी अभिलेख में मिलता है। संघमित्रा जो देवी थी, उससे संघमित्रा, महेंद्र और चारुमती। कल मैंने ये चारुमती का नाम नहीं बताया था, और ये संघमित्रा और महेंद्र का तो 10वीं की पासबुक में दे रखा है, चारुमती। उसके बाद तिवल माता की तिवल, और पद्मावत का कुणाल का जो अभी अपन पतन में होगा, जब मौर्य काल का अगला वीडियो जब पढ़ेंगे उसमें मौर्य काल का पतन, मौर्य काल की शासन व्यवस्था और उसके बारे में पढ़ेंगे, तब इसका पतन के बारे में अपन आराम से इस चीज को आसानी से समझ लेंगे कब पतन हुआ। एक हल्की सी नजर डाल देते हैं कुणाल। जब मौर्य काल का अशोक का सम्राट खत्म होने लगा, तब इसको लास्ट शासक कुणाल को बनाया गया, और कुणाल का पुत्र संप्रति गांधार का शासक बना। उसके बाद दशरथ ने मगध पर शासन किया, और लास्ट में बृहदत्त जो कुणाल का बेटा था, और वो मौर्य का अंतिम राजा था, जिसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग नामक का उनका जो मंत्री था, उसने उसकी मृत्यु करके, उसकी हत्या करके, और वहां को शुंग वंश की स्थापना की। इसके बारे में अपन आगे से शुंग वंश या इसका जो मौर्य काल का समापन है, मौर्य काल की जो जानकारी है, उसमें इनका सम्राट शासन जब खत्म होगा उसके बारे में अच्छे से अपन पढ़ लेंगे। अब अपन देखते हैं दम। क्या है दम? धर्म जो होता है उसे दम कहा गया है। दम का अर्थ है नैतिक विकास, निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य, कर्म शुद्धि। अगर ये सभी व्यक्ति के अंदर है, या वो सभी, इसकी दम की परिभाषा ये दे रखी है कि निवृत्ति हो, विश्व कल्याण की भावना हो, दयादान व्यक्ति हो, सबकी दया देखता हो, सत्य बोले, कर्म शुद्धि हो, बड़ों का आदर करे, गुरुओं का सम्मान करे, माता पिताओं का सम्मान करे, वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। ये है दम। अब दम्म यात्रा से पहले जो अशोक ने शुरू की थी दम्म यात्रा, उससे पहले बिहार करके एक यात्रा हुआ करती थी, जिसमें जो राजा थे वो क्या करते थे, शिकार किया करते थे उस यात्रा के दौरान। पर अशोक ने दम्म यात्रा शुरू की, इसमें ना तो कोई शिकार, ना किसी जानवरों की हत्या की जाएगी, और कुछ नहीं। इसने दम्म यात्रा में ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को स्वर्ण वितरण का, इस यात्रा के दौरान स्वर्ण वितरण किया जाता था, सोने को वितरित किया जाता था। अब देखते हैं अनुसंधान। क्या है अनुसंधान? अगला टॉपिक है अपना अनुसंधान। अनुसंधान में अशोक ने कर्मचारियों, प्रादेशिकों और युक्तकों की नियुक्ति की थी। अनुसंधान के अंतर्गत कर्मचारियों, प्रादेशिकों और युक्तकों की नियुक्ति की थी, और वो प्रत्येक 5 वर्ष में दम्म यात्रा करते थे। क्या करते थे? प्रत्येक 5 वर्ष में दम्म यात्रा करते थे, और उसके अंतर्गत वो
इस सारे कामों को किया करते थे। अशोक के धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जाता था। दम्म महामात्र 14 वर्ष राज्याभिषेक के 14 वर्ष के बाद, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके 14 वर्षों के बाद उसने दम्म महामात्र की नियुक्ति की। दम्म महामात्र की नियुक्ति में उसमें जो मुख्य कार्य थे दम्म महामात्र के, उसका क्या कार्य था, उनकी जो टीम थी उसका कार्य था उस यात्रा के दौरान पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य था धम्म का प्रचार, धर्म का प्रचार करना पहला कार्य था। दूसरा कार्य था दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, जो लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और कारावास में जो कैदी हैं उन कैदियों की, उनको या तो कैदियों को सजा से मुक्त किया जाए, अगर उन्होंने कुछ गलती कम की हो या इतना बड़ा गुनाह नहीं किया हो तो उनको उससे मुक्त किया जाए, और अगर गुनाह अधिक बड़ा है या कोई बड़ा गुनाह किया है तो उनकी सजा कम करवाई जाए। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो वह उनका ये था कि उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। उसके बाद देखते हैं अभिलेख। अभिलेख एक ऐसा मात्र राजा था अशोक जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। अभिलेख के माध्यम से, और इसको प्रजा को संबोधित करने की जो अपन कह सकते हैं जो ईरानी राजा डेरियस प्रथम, जिसका दूसरा नाम दारा भी कहा जाता है उसको, डेरियस प्रथम के से इसने डेरियस प्रथम की एक तरह से देखा जाए तो इससे प्रभावित होकर इसने ये अभिलेख की शुरुआत की और प्रजा को संबोधित किया था। इसके अभिलेख, अधिकांश अभिलेख तो हैं ब्राह्मी लिपि में, इसके अधिकांश अभिलेख मिलते हैं अशोक के। और पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर जो भारत है उसमें मनसेरा और शाहबाजगढ़ी दो अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में भी उनका वहां अंकित किए गए हैं। एक अभिलेख था टॉपर, टॉपर से उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली उस अभिलेख में, टॉपर से दिल्ली के अभिलेख में उस अभिलेख पर 7 अभिलेख उत्कीर्ण थे। और उस 7 अभिलेख में से दूसरा और तीसरा अभिलेख था उसमें यवन नरेश एंटियोकस, 2-3 नाम ऐसे डिफिकल्ट हैं जिनको आपको 2-3 बार बोलना पड़ेगा। एंटियोकस बोलोगे तो आप याद कर पाओगे। एंटियोकस द्वितीय था, उसका वर्णन उनमें उल्लेख मिलता है दूसरे और तीसरे में। उसके बाद जेम्स प्रिसेप्ट, ये जो व्यक्ति है ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इसका इतिहास में अच्छा नाम है, जेम्स प्रिसेप्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, इसको ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है। उसके बाद ताम्रपर्णी जो श्रीलंका में स्थित है वहां का राजा था किस, वो भी अशोक से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने अशोक से प्रभावित होकर देवनाप्रिय उपाधि को धारण किया। और देवनाप्रिय उपाधि, मैंने देवनाप्रिय का पहले अर्थ बता दिया, देवताओं का प्रिय। इस उपाधि को धारण करके उसने दूसरा राज्याभिषेक जब किया था, दूसरा राज्याभिषेक करने वाला था, तो दूसरे राज्याभिषेक में उसने अशोक को आमंत्रित किया था, अशोक को श्रीलंका बुलाया था, पर किसी कारणवश अशोक नहीं गया और अशोक की जगह उसका बेटा महेंद्र वहां गया था। और महेंद्र ने वहां जाकर बोधि वृक्ष का एक भाग महेंद्र अपने साथ ले गया था और वहां पर जाकर बोधि वृक्ष का भाग साथ में ले जाने के साथ साथ ही उसी समय से हम ये मान सकते हैं कि वहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और 40 वर्ष के शासन काल के बाद 232 ईसा पूर्व में इसकी अशोक की मृत्यु हो गई। अब अशोक अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मौर्य काल और मौर्य काल के प्रशासन के बारे में। इससे पहले एक ईसा पूर्व, ये एक प्रश्न आया था, किसी ने पूछा मेरे से कि सर ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। ईस्वी जैसे मान लिया जाए 1857 से 62 ईस्वी, तो ये बढ़ते क्रम में होगा, ईस्वी बढ़ते क्रम में होगा। और जैसे मान लिया जाए 232 से 185 ईसा पूर्व हमेशा बढ़ते क्रम में होता है
और ईस्वी हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में आपको मौर्य के प्रशासन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।